नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप तैयारी कर रहे हो आर ओ और एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस इस क्लास में मिल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग का प्रैक्टिस नंबर, वीडियो नंबर या जो भी कह दो, क्लास नंबर 8 है। हमारा टारगेट है 27 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करना। क्लियर है? तो इसमें मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग अगर लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको हर जगह नहीं मिलने वाला। जब मिलेगा भी तो अलग अलग तरीक़ों से मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना देरी किए। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और इसके पहले अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखे हैं, 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके ज़रूर देख लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं आज के सेशन पे। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलता है? यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग है, एक मिनट, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो जानकारी किसमें है? मतलब ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसकी जानकारी किसमें है? इसकी जानकारी में है अयोध्या लेख में, या अयोध्या अभिलेख में, कुछ भी आ जाएगा, ऑप्शन सी, अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, सारनाथ अशोक से संबंधित है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा में है। मैं यहाँ पे थोड़ी बातें कर दूँ पहले। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा, या इसी को बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ लेख। और ध्यान रखना है कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का पहला लेख बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख ही है, जिसके बारे में सबसे पहली जानकारी मिलती है भागवत धर्म की या वैष्णव धर्म की। क्लियर है? और हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल का है, चेदी वंश का शासक खारवेल, जो कि कलिंग में चेदी वंश का शासक खारवेल है, जो कि जैन धर्मानुयायी है, जैन धर्म का रक्षक है। क्लियर है? तो यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसका उल्लेख अयोध्या अभिलेख में है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसका पुरोहित कौन है? पुरोहित कौन है? तो ध्यान देना, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसका पुरोहित है पतंजलि। पतंजलि। ठीक है जी, आपसे पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबारी थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। और पतंजलि की एक रचना ध्यान रखनी है, महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। ठीक है, ये आपसे मिलान करने को अक्सर पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, आते उतने ही है जितने कि लिमिटेड सोर्स है, लेकिन बस इतना है कि याद रहना चाहिए दिमाग में। अब मैं थोड़ी चीज़ें बात करूँ, आप लोग अच्छे से देखना। मैंने कहा अशोक, सॉरी अशोक बोल दिया मैंने कहा मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? पता होगा आपको, बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की हत्या कर दी इसी के सेनापति ने। कब? 185 बीसी में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 185 बीसी में किसने हत्या कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी तो उसकी अब ऐसा तो नहीं 13वीं तक बैठा रहेगा, नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना? और शुंग वंश की स्थापना करने के बाद राजधानी क्या बनाई? विदिशा बनाई। ये ध्यान रखना है, क्या बनाई? विदिशा बनाई। अब कुछ चीज़ें मैं ओरली बोलूँगा, उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग के समय याद रखना, पुष्यमित्र शुंग के समय संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और वंश कौन सा है? शुंग वंश। तो शुंग वंश में ही ब्राह्मण व्यवस्था व संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ।
शुंग वंश में ही ब्राह्मण व्यवस्था व संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा फैक्ट कि भरहुत अभिलेख, ध्यान रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भरहुत, भरहुत और सांची का स्तूप, भरहुत व सांची के स्तूप का, भरहुत व सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ। भरहुत व सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस वंश में हुआ, किस काल में हुआ, तो भैया शुंग वंश में हुआ। क्लियर रहेगा अच्छे से। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्थापक है, ये 2 लोगों से हारा गया था, ये हारा था, 2 लोगों से पराजित हुआ था। कौन थे भाई साहब वो 2 लोग, तो एक तो है खारवेल जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका, खारवेल चेदी वंश का शासक है, चेदी वंश के संस्थापक है, और एक है मिनांडर जो कि हिंद यवन राजा है, मिनांडर, मिलिंद पन्हो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये 2 लोगों से हार गया था, एक है खारवेल और एक है मिनांडर। क्लियर हो गई बात। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, पतंजलि। ये आपको ध्यान रखना है, पतंजलि कौन है, पुरोहित है। पतंजलि की रचना क्या है, वो है महाभाष्य। क्लियर है। पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र है, इसके बाद वो है अग्निमित्र, अग्निमित्र, ठीक है ना। तो इसी अग्निमित्र के ऊपर एक नाटक है जो कि है मालविकाग्निमित्रम। किसका है, कालिदास का है। ये ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, कालिदास की, जिसमें मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र की बात हो रही है। तोड़ोगे जब अग्निमित्र निकलेगा, तो अग्निमित्र कौन है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग, या शुंग वंश का ही शासक है अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का लड़का है। क्लियर है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें तो पुष्यमित्र शुंग में कुछ चीजें और देख लेते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या कर दी, देवभूति की हत्या कर दी किसने, वासुदेव ने, वासुदेव ने। अब वासुदेव ने हत्या कर दी तो वासुदेव ने एक नया धर्म बनाया। कौन सा धर्म, कौरव वंश। कौन सा वंश, कौरव वंश, ठीक है। तो कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव। और कौरव वंश का अंतिम शासक कौन है, कौरव वंश का अंतिम शासक कौन है, सुशर्मन। कौन है, सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन की किसने हत्या कर दी, सुशर्मन की हत्या कर दी सिमुक ने, सुशर्मन की हत्या कर दी सिमुक ने, सिमुक, सिमुक ने हत्या कर दी। और सिमुक ने कौन सा वंश चलाया, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश जो कि काफी प्रबलशाली वंश था, ताकतवर वंश था, ठीक है। तो ये आपको क्रम थोड़ा याद रखना है। इस शुंग वंश के बारे में हम लोगों ने देखा, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने, वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की, कौरव वंश के अंतिम शासक सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या कर दी सिमुक ने, और सिमुक ने सातवाहन वंश चलाया। और फिर सातवाहन वंश आपको पता है कि इसकी राजधानी एक तो पैठन है या प्रतिष्ठानपुर, और एक और राजधानी है आंध्र प्रदेश या अमरावती, ठीक है ना, ये आपको फिर पता होगा। प्रभावशाली राजा यहाँ पे गौतमीपुत्र सप्तकर्णी, प्रमुख जो अभिलेख है वो नासिका अभिलेख है। सातवाहन वंश में साहित्य के लिए और रचनाओं के लिए इस वंश ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को अपनाया था, ठीक है। पहली बार भूमिदान, ब्राह्मण को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहन वंश में चली, नाना घाट अभिलेख से पता लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपने पढ़ी होंगी। तो आगे चलते हैं, मुख्यतः शुंग वंश पढ़ना था, पढ़ लिया, आगे चलें। अगला है, इतना डिटेल काफ़ी रहता है हर क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो और एक्सप्लेनेशन तो महा इंपॉर्टेंट है। तो हमसे कह रहा है कि मुगल बादशाह, एक मुगल बादशाह है, उसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, आलमगीर द्वितीय। अब देखिएगा, हमें मुगल के बारे में
पता होना चाहिए, मुग़ल के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक मुग़ल जो प्रभावशाली है, हुमायूं, अकबर, बाबर, ये सब आपने पढ़ा होगा, जहांगीर, शाहजहां। एक मुग़ल है जिनको कहा जाता है उत्तरकालीन मुग़ल, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर पढ़ते हो। जो आप ये वाला मुग़ल पढ़ते हो ना, इसमें आपको आलमगीर द्वितीय नज़र नहीं आएगा, लेकिन उत्तरकालीन मुग़ल में आलमगीर द्वितीय नज़र आएगा। हमसे पूछ रहा है कि उपाधि किसने धारण, उपाधि कौन सी धारण की थी? आलमगीर द्वितीय ने। तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, वो था अजीजुद्दीन। कौन था? अजीजुद्दीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया था? तो गाजीउद्दीन ने गद्दे पर बैठाया था, और इसको मारा भी था गाजीउद्दीन ने। ठीक है। और याद रखना, उत्तरकालीन मुग़ल का क्रम आपसे इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार कई बार आ चुका है, और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिखेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिएगा, उत्तरकालीन मुग़ल, उत्तरकालीन मुग़ल। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है भैया औरंगजेब, औरंगजेब की होती है मृत्यु कब? 3 मार्च 1707 को। कहाँ पर? अहमदनगर में, संभाजीनगर। ठीक, तो इसकी हो जाती है मृत्यु। और जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जितने भी शासक आए वो सब उत्तरकालीन में थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ से सत्ता कमज़ोर होती रही, और कमज़ोर होते 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 जो मुग़ल का पहले जो सत्ता थी उतनी नहीं रही, कमज़ोर होती रही, और लास्ट में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय समाप्त होते हैं। ठीक है, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि डिटेल चलेंगे तो उत्तरकालीन मुग़ल में लगभग 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। क्रम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्रम मैं आपको बताता हूँ। जो पहला शासक है वो है बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, दूसरा शासक है जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफ़ी उल दर्जात, रफ़ी उल दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, उसके बाद है अहमद शाह, उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, उसके बाद है, एक मिनट, उसके बाद है शाहजहां तृतीय, उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, उसके बाद है अकबर द्वितीय, और लास्ट बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इतना। अब अगर मैं यहीं पर आपको ओरली कुछ बता दूं, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय उत्तरकालीन मुगल में वास्तविक सत्ता का या मुगल कालीन वास्तविक सत्ता का उपयोग करने वाला प्रथम व अंतिम उत्तरकालीन मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम है। जहांदार शाह, इसको लंपट इसको शाह बेखबर कहा जाता है, शाह बेखबर। फर्रुखशियर ने काफ़ी, ये देखो इन शासकों ने काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, फैक्ट के रूप में हमें जो एग्ज़ाम के लिए याद करना है, लेकिन आप लोग उसको बुक से एक बार पढ़ें। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं पूरा एक बार क्रम से बता दूंगा डिटेल में। जहांदार शाह हो गया शाह बेखबर, फर्रुखशियर को बहादुर शाह प्रथम है शाह बेखबर, शाह बेखबर। जहांदार शाह जो है लंपट मूर्ख कहा गया इसको। ठीक है, फर्रुखशियर को कहा गया घृणित कायर। रफ़ीउल दर्जात, रफ़ीउल दौला, ये ज़्यादा इनका शासन रहा नहीं। ठीक है ना, कुछ महीने के लिए रहा, इस वजह से जल्दी आप बुक में इनका नाम भी नहीं देखोगे, नॉर्मली बुक में।
मोहम्मद शाह रंगीला को कहा गया, रंगीला पहली चीज़ इसकी उपाधि थी, और इसको कहा गया, मतलब इसका जो नाम था वो था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। आलमगीर द्वितीय को कहा गया अजीजुद्दीन, अभी जो हमसे पूछा गया था, अजीजुद्दीन। शाह जहाँ तृतीय के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। शाह आलम द्वितीय को कहा गया अली गौहर, अली गौहर। और ध्यान रखना, आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध, और शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और अकबर द्वितीय, जो कि ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल, अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल कौन था? अकबर द्वितीय, ठीक है। और फिर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो कि अंतिम था, इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम है, यही क्रम आपसे इस बार भी पूछा गया था, हो सकता है अगली बार फिर आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिटेल आता है, मैंने जो यहाँ करवाया है ना, यहाँ पे आपको अकबर द्वितीय दिख रहा होगा, ये अकबर द्वितीय 11वें नंबर पे। तो इसी अकबर द्वितीय ने क्या किया था? इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेजा था। क्यों? क्योंकि देखो अकबर द्वितीय क्या चाह रहा था, अकबर द्वितीय के काल में जो पत्र, जो क्या बोलते हैं, मुगलों के टकसालें हैं ना, जहाँ पे छपते थे नोट या सिक्के बनते थे, अंतिम रूप से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अकबर द्वितीय के काल में मुगलों ने अपनी मुद्रा का प्रचलन किया, और सॉरी मुगल बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने अपनी मुद्रा का प्रचलन किया, अंग्रेज़ों ने मुद्रा चलाई, अपनी मुद्रा चलाई, और मुगल टकसालें जो थीं वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अकबर द्वितीय को अपनी पेंशन चाहिए थी, है ना, इसके पेंशन से कोई विवाद था, पेंशन से संबंधित कोई विवाद था, तो इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। समझिएगा, मैं ओरली बोल रहा हूँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम, ये उपाधि है राजा, ठीक है ना, अकबर द्वितीय ने दी थी। मोहन राय को लंदन भेजा, और लंदन में ही राजा राम मोहन राय की लंदन के ब्रिस्टल में, कहाँ पर? ध्यान रखना, लंदन के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। ऑप्शन सी इज द राइट। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को क्या है? हिंडाल्को एक एल्यूमिनियम कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कुछ पहले फैक्ट बात करते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है भाई साहब? बहुत बार आता है एल्यूमिनियम का अयस्क, याद रखना है, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम। बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, यह है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। याद रखना, एल्यूमिनियम का प्रथम संयंत्र 1937 में लगाया गया था। कहाँ पर? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम का प्रथम संयंत्र लगाया गया था 1937 में, जेके नगर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद फिर कई सारे संयंत्र लगे, जैसे जिसमें आपका एक हिंडाल्को आता है। हिंडाल्को कहाँ पे है? हिंडाल्को का पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। कहाँ पे है? रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। और भी हैं क्या? बिल्कुल हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। जैसे आपका हिंडाल्को है, हिंडाल्को, एक आपका नाल्को है, नाल्को, एक आपका वाल्को है, एक आपका माल्को है,
एक आपका इंडाल्को है, नाल्को हो गया, बाल्को है एक, बाल्को है ना। तो ये कुछ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। तो फुल फॉर्म है। क्या पूछेगा, पूछेगा कि बताओ किसकी सहायता से ये सब संयंत्र लगे, कहाँ पे हैं। तो हिंडाल्को तो भाई साहब यूपी सोनभद्र रेणुकूट में है, नाल्को आपका दामनजोड़ी उड़ीसा में है, और वाल्को आपका वेदांत ये दक्षिण भारत में है, मद्रास माल्को, मद्रास एम से याद कर लो, मद्रास में है, ठीक है ना। और इंडाल्को आपका 2-3 जगह है जिसमें मुरी, अलवाई और जेके नगर। तो जेके नगर तो जेके नगर पश्चिम बंगाल में है, मुरी झारखंड में है और अलवाई केरल में है। और इस बार आपने अगर पेपर दिया था यूपीपीसीएस का तो आपसे मुरी पूछा गया था, मुरी एल्यूमिनियम कहाँ पे है, तो मुरी झारखंड में है, वो इसी की बात थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और बाल्को आपका, बाल्को ध्यान रखना, ये आपका कोरबा और कोयना में है। कोरबा मतलब झारखंड, कोयना मतलब महाराष्ट्र, 2 संयंत्र है, ठीक है। चलते हैं आगे। अल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है। अल नीनो, ला नीनो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड, ये क्या होता है, डिटेल्ड एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा अल नीनो ला नीनो क्या है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है इसमें, अगर समझना चाहो पूरा तो, लेकिन मैं आपको उतना समझा दूंगा जितना एग्ज़ाम में हर तरीके से आ जाए, तो एग्ज़ाम में हमारा सही हो जाए। बाकी अल नीनो ला नीनो हमको ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना, काम ख़त्म। तो अल नीनो समझ लेना होता क्या है कि कुछ चीज़ें फैक्ट जानो यहीं पर, उसके बाद मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं एक मैप बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखिएगा, ये है भारत, ये है कमचटका का प्रायद्वीप और ये ऐसे कुछ है, ये है ग्रीस, ये है इटली, ये स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल होते हुए ये ऐसे इधर हो गया, क्लियर है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इधर साइड कहीं, एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रायद्वीप है, केप यार्ड प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, तो एक मैं इधर बना देता हूँ, ये हो गया, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार समझ लो, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे होता ये है कि एक मिनट, यहाँ पे आपको पता है कि व्यापारिक पवनें चल रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। व्यापारिक पवनें, जब व्यापारिक पवनें चल रही हैं तो ये यहाँ पे व्यापारिक पवनें आएंगी, ऐसे क्रॉस होके आएंगी, क्यों समझना है आपको। और यहाँ पे आपका एक है मेडागास्कर। जब ये व्यापारिक पवनें यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे होती हैं गर्म, कुछ आगे बढ़ जाती हैं और यहाँ पे गर्म होती हैं, गर्म होकर पवनें ऊपर जाती हैं, पवनें ऊपर जाती हैं, यहाँ बनते हैं बादल और यहीं पर वर्षा हो जाती है। यही पवनें कुछ इधर चली गई, इधर से एकदम क्रॉस होते हुए
और कुछ पवनें इधर से क्रॉस होते हुए ये आती हैं यहाँ पर, और ये पवनें होती हैं कोल्ड। कैसी होती हैं? कोल्ड, ठंडी पवनें होती हैं। अब इस समय भारत में आना होता है मानसून, और भारत में होती है लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि भारत में होती गर्मी, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर होता है तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। जब ठंडी है तो यहाँ पर उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी ये। तो यहाँ पर जो भारत में मानसून आना होता है उसको यही पवनें जो होती हैं उसको प्रेशर दे देती है, कायदे से क्या दे देती हैं? प्रेशर। तो मानसून और अच्छे से आता है। इसी को बोलते हैं ला नीनो। अब अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में जस्ट उल्टा होता है। होता यह है कि जो पवनें, देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, जो पवनें, व्यापारिक पवनें दक्षिण अमेरिका में चल रही थी और क्रॉस करते करते ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आ रही थी, अब वो क्रॉस नहीं की। कुछ ऐसा कारण हुआ कि आज जो दक्षिण अमेरिका है उसी के पश्चिमी तट पर गर्म हो गई। जब पश्चिमी तट पर वही गर्म हो गई तो गर्म होने के बाद यहीं से ऊपर चली गई, यहीं से ऊपर चली गई तो यहीं बादल बन गए। जब यहीं बादल बन गए तो क्या वर्षा होगी? नहीं होगी। अब यहाँ पे वर्षा होगी ना। अब इसकी एक धारा तो यहाँ पे आ गई, इसकी एक धारा नीचे आ गई। देखो ये नीचे आ रही है। नीचे कहाँ आ रही है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अब पवनें जब नीचे आती हैं तो क्या बादल बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो वर्षा होगी? नहीं होगी। तो जब नीचे आ रही, यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या कोई हवा आएगी? नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं अल नीनो। कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समझ में आया होगा कि भैया हम जो है पूरी बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की, पश्चिमी तट की। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। हमने पूरी बात जो की है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की है। हमने पूरी बात जो की है वो व्यापारिक पवनों की है। और हमने पूरी बात जो की है तो भैया ये कौन सा सागर है? ये है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है ना, इसकी की है। बस और कुछ तो किया नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। अल नीनो धारा निम्नलिखित से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? दक्षिण अफ्रीका की तो बात ही हमने नहीं की, उत्तरी अमेरिका की तो बात ही नहीं की, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट, पश्चिमी तट। तो भाई साहब पश्चिमी तट की हमने बात की है, पूर्वी तट की तो बात ही नहीं की। ऑप्शन बी इज द राइट। इससे आपको बस एक पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे अगर पवन पूछ ले कि अल नीनो लाल नीनो में पवन कौन सा यूज होती है, तो व्यापारिक पवन। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बता दूंगा, उसमें आप एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? थोड़ा सा स्पीड में करेंगे अब। ठीक है, महासागरों में ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल। प्रत्येक 12 घंटे में ज्वार भाटा आना चाहिए, लेकिन ये आता है 12 घंटे 26 मिनट में। 26 मिनट देरी से आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति चंद्रमा के सापेक्ष होती है, इस वजह से। ठीक, तो पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में 2 बार आना चाहिए, लेकिन ये 26 मिनट देरी से आता है प्रत्येक 12 घंटे में। यानी कि ये 52 मिनट, 26 52 मिनट, पूरी दिन में 52 मिनट देरी से आता है पूरे दिन में। ठीक है, 12 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 2 बार, तो मतलब एक दिन में ज्वार भाटा 2 बार आना चाहिए। लेकिन एक दिन में ज्वार भाटा 4 बार आता है। कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल में, कोई दिक्कत नहीं। ज्वार भाटा किससे आता है? तो गुरुत्वाकर्षण। किसका गुरुत्वाकर्षण? चंद्रमा का और सूर्य का। गुरुत्वाकर्षण किसका है? सन एंड मून। सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो ये बाहर की ओर बल लगा रही है ना, यानी कि अपकेंद्रीय बल लगा रही है ना। तो भैया पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। भैया अभिकेंद्रीय क्या है? तो पृथ्वी जब घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी सूर्य पर कौन सा बल लगा रही है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि केंद्र। ठीक है, तो इस कारण से ये आता है। एक मिनट रुकिएगा। बड़ी बात समझ गए ना, ज्वार भाटा क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल जो आ जाए, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है तो अपकेंद्रीय बल, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, ये सभी बल यूज होते हैं, इसी कारण से ज्वार भाटा आता है। हमसे जब पूछा जाता है वो समझो, हमसे पूछा जाता है कि
ये जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइड कहते हैं, टाइड, ये दो प्रकार का है। एक है उच्च ज्वार, एक है निम्न ज्वार। उच्च ज्वार भी दो प्रकार का है, एक को कहते हैं युति, एक को कहते हैं व्युति। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया? इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। कुछ आया, कुछ नहीं आया? इसी को कहते हैं अमावस्या, अमावस्या, इसी को कहते हैं पूर्णिमा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? होता क्या है? होता ये है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा सी, और पृथ्वी और सूर्य कहीं भी हो, यानी कि ये सूर्य हो सकता है, ये पृथ्वी हो सकती है, और ये सूर्य हो सकता है, ये पृथ्वी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा हमेशा सेंटर में रहेगा। इस कंडीशन में उच्च ज्वार आता है, और इस कंडीशन को युति कहते हैं, या सूर्य ग्रहण कहते हैं, या अमावस्या कहते हैं। सेकेंड कंडीशन, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है, पृथ्वी। तो भाई साहब सूर्य यहाँ हो सकता है, चंद्रमा यहाँ हो सकता है, या चंद्रमा यहाँ हो सकता है, सूर्य यहाँ हो सकता है। बीच में लाइन बना दो ना, दिक्कत हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं व्युति, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, और इस कंडीशन में भी उच्च ज्वार आता है। यानी कि आपसे पूछे कि उच्च ज्वार कब आएगा, तो आप कहोगे कि हम ऐसे नहीं बता सकते, कंडीशन है उसकी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में उच्च ज्वार आता है। सूर्य ग्रहण को व्युति या अमावस्या भी कहते हैं, और चंद्र ग्रहण को व्युति या पूर्णिमा भी कहते हैं। उच्च ज्वार की दोनों कंडीशन को सिजगी कहते हैं, ठीक है ना? वो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में, इतना याद रखो। बाकी जो सूर्य और चंद्रमा होगा वो इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में उच्च ज्वार आता है। अब भाई साहब निम्न ज्वार कब आएगा? निम्न ज्वार आएगा जब 90 डिग्री का कोण बने। बस कहने का मतलब ये रहा सूर्य, ये रहा पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। हो सकता है पृथ्वी ऊपर हो, चंद्रमा नीचे, जब कोई भी कंडीशन हो, केवल 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब आएगा निम्न ज्वार। काम खत्म। क्लियर है? इतना ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो अब ये तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि बाल्टिक सागर कहाँ पे है ना? ये यूरोप में पड़ता है आपका। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के दक्षिण में है आपका, जर्मनी, पोलैंड के उत्तर में है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन से देश पड़ते हैं इसमें ध्यान रखिएगा। कि जैसे मैं आपको बता दूं एक बार, ये कुछ इस प्रकार से, मान लो यूरोप है, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। फिनलैंड अब समझ में आ गया होगा हमने क्या बनाया है, ठीक है? यहाँ कहीं जर्मनी होगा, यहाँ कहीं पोलैंड होगा, ये डेनमार्क है, कोपेनहेगन, ठीक है ना, डेनमार्क। अब क्या क्या पड़ता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 3 देश लगे हुए हैं, पहले तो ये इधर से 3 देश लगे हुए हैं इस प्रकार से, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना इसको। एस्टोनिया, एक मिनट रुकिएगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है? ये आपका फिनलैंड है, फिनलैंड भी लग रहा है, ठीक है? ये आपका स्वीडन है, स्वीडन भी लग रहा है, ठीक है? इधर जर्मनी है, जर्मनी भी लग रहा है, ठीक है? इधर पोलैंड है, पोलैंड भी लग रहा है, ठीक है? और ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका रसिया है, रूस है, रूस है, तो ये भी तो लगेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रूस नहीं लगता, इधर से रूस नहीं लगेगा, सॉरी, रूस नहीं है, रूस नहीं है।
पहले तो आप ये नॉर्वे क्या कहते हैं डेनमार्क 6 7 ये 8 डेनमार्क हो गया, ठीक है। और ये रूस इधर से लगेगा, देखिए रूस 2 हैं, ठीक है ना, छोटा सा आपको रूस इधर भी एक देखने को मिलेगा, ये नहीं लगता। बाकी ये रूस लगता है जो मेन वाला है, यानी कि 9, ठीक। अब कहोगे ये नॉर्वे कहाँ गया, तो ये नॉर्वे उत्तरी सागर से लगता है, बाल्टिक सागर से नहीं लगता, ठीक है। तो मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और रूस, इतने लगते हैं किससे, बाल्टिक सागर से। सिंपल सा आएगा, बाल्टिक देश निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो ये हैं भैया, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे काला सागर से बताओ, काला सागर से लगे देश, अब मैं यहाँ पर पूरे देश नहीं बताऊंगा, एक रूल है ब्रुट जी, ये एक ट्रिक है, याद कर लेना, ब्रुट जी। ब्रुट जी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना इसमें, देखिएगा, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया, ठीक है, इतने लगते हैं काला सागर से। एक ट्रिक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि बताओ बाल्टिक सागर पे स्थित नहीं है, तो लाटविया पोलैंड है, स्वीडन रूस है, लाटविया रूस है, स्वीडन नॉर्वे। देखो नॉर्वे नहीं है, ठीक है, जब नॉर्वे नहीं है तो स्वीडन भी उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अकेले स्वीडन होता तो कर देते, क्योंकि नॉर्वे है तो नॉर्वे नहीं लग रहा है, तो कितना सटीक पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना, आरओ में इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है ना। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है, बिल्कुल सही है, 10 वर्ष में की जाती है। पहली 1881 में की गई थी, नियमित रूप से 1881 में की गई थी, पहली 1872 में की गई थी, नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी, सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, गलत भाई, परिवर्तित हो गई है ना, ज़्यादा ही बढ़ी तो रही है, तो अपरिवर्तित कैसे कह सकते हैं, तो कारण आर गलत है, ए सही है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, इकोलॉजिकल क्षेत्र, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एग्रो का मतलब कृषि करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाता है, यूपी में कितने हैं और भारत में कितने हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में 9 है, पूरे भारत में 15 है। एग्रो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिकी, एग्रो मतलब कृषि, तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं, ऑप्शन डी। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र या एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कुछ भी आ सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने, 20 हैं। अगर पूछ ले कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो यूपी में 9 है, भारत में 15 हैं। अगर पूछ ले कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं, यहाँ पर कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, भारत में कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं, तो 60 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। आगे चलें, उत्पादक है, स्रोत है, अफीम, हींग, नक्स, वोमिका, कुनैन, कुछ याद होते हैं, कुछ नहीं याद होते। कुनैन आपने खूब पढ़ा होगा, कुनैन सिनकोना की छाल से पाया जाता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है ना। तो डी का हो गया एक, डी का एक इसमें है, तो ए और सी तो पहली काट दो। अफीम होता है फल, और हींग होता है जो पेड़ की जड़ होती है ना, वो, तो बी का हो गया 2, बी का 2 हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट, सिंपल। आगे चलें, संघ मंत्रिपरिषद, केंद्र के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो केंद्र का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रति होता है केवल आर्टिकल 75(3) 75 थर्ड के तहत। केंद्र के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करेंगे, गलत। केंद्र के मंत्री हो गए, देखो प्रधानमंत्री भी तो केंद्र का मंत्री है एक तरीके से, तो याद रखना केंद्र का मंत्री या प्रधानमंत्री दोनों ही राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट सुनना, संघ के मंत्री या केंद्र के मंत्री प्रधानमंत्री दोनों ही राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं, ठीक है। दूसरा गलत है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट,
84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2001 में हुआ था ये, के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या कुल संख्या में परिवर्तित नहीं हो सकती? 2026, ऑप्शन सी। तो 2026 में परसीमन होगा, मतलब 2026 में परसीमन होना है तो उसमें पता लगेगा कि अब सीटें कितनी रहेंगी, ठीक है ना। लोकसभा में, विधानसभा में भाई जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है ना, सीटों का निर्धारण। तो जैसे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है तो भाई परसीमन में यही होगा कि यूपी में और सीटें ज़्यादा होंगी, है ना। तो लोकसभा में क्या है कि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण कौन करता है? तो परसीमन आयोग करता है। कब करेगा? 2026 में। अभी कौन सी जनसंख्या के तहत ये लागू है? तो 1971 की जनसंख्या के तहत वर्तमान में सीटों का बंटवारा किया गया है। 1971, समझो 1971 की जनसंख्या भी लागू है। अब 84वें के तहत 2001 के तहत ये होना था कि 2002 में चेंज होनी थी, लेकिन फिर से क्या किया गया? संशोधन कर दिया गया 2001 में। फिर बोल दिया गया कि भैया 2026 में करेंगे आप, ठीक है। तो 2026 तक है, उसके बाद जब होगा देखा जाएगा। तो ऑप्शन सी फिलहाल यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना सही सम्मिलित नहीं है? सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही। बाढ़ सागर सोन नदी पर है, बिल्कुल सही। थीन परियोजना रावी नदी पर है। रावी नदी पर थीन और चेमेरो परियोजना दो हैं, ठीक है ना। जैसे पोंग बांध, पंडो बांध व्यास नदी पर है। उकाई परियोजना बनास पे नहीं है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। देखो लेटेस्ट आया हुआ है, और अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध, जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, उसके तहत जितने भी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में परियोजनाएं हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। बांध है, राज्य है, सिंपल क्वेश्चन है। घट प्रभा कर्नाटक में है। ये जल विद्युत परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। घट प्रभा जल विद्युत परियोजना है। उकाई परियोजना गुजरात में है। हीराकुंड उड़ीसा में है, और कोयना महाराष्ट्र में है, ठीक है। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1, डी का 2। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना हुआ है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सबसे लंबा बांध है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक, एग्जैक्ट बोले तो तेलंगाना कर्नाटक में है, चूँकि तेलंगाना भी इसी का हिस्सा है, इसी के साथ ही है, तो कर्नाटक भी है, ठीक है ना। साथ का मतलब है कि इसी से अलग हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों है। इसी में बोला जाता है कि नागार्जुन परियोजना, तो नागार्जुन परियोजना भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, ठीक है। मेथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मेथान बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बराकर नदी पर तलैया बांध, मेथान बांध और बाल पहाड़ी बांध, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। चारों सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए, यानी कि पश्चिम से पूर्व इस प्रकार चलना है। तो सिंपल है, पढ़ा होगा लाइन से गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, और अगर आ जाए डिटेल में तो क्या कर सकते हो। गारो, खासी, जयंतियाँ, मिकिर, रिंगमा, बरेल, नागा। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रिंगमा, बरेल, नागा, इस प्रकार से एक क्रम है। तो गारो, खासी, जयंतिया, नागा, कोई दिक्कत नहीं, यही क्रम दिया हुआ है। ऑप्शन सी सिंपल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये सब क्या है? ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों के नाम पर, मतलब जनजातियों के नाम पर पहाड़ियां हैं, ध्यान दीजिएगा। ये गारो, खासी, जयंतिया, ये आपने पहाड़ियां सुनी होंगी, लेकिन ये क्या है? जनजातियां हैं वहाँ की, ठीक है ना। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रिंगमा, बरेल, नागा, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, और आगे हमारे प्रश्न होते हैं समाप्त। एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना। इसी प्रकार से डिटेल्ड में आपको, कम क्वेश्चन में हमको क्या करना है? डिटेल करना है,
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन हर जगह है, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो को आप कायदे से देखते रहना, एक्सप्लेनेशन नोट करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।